नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धनार्क में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इंडेक्सेशन बेनिफिट कैसे मिलता है। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। यदि हम कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं और हमें प्रॉफिट होता है तो वो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। और यदि मान लीजिए हमें किसी कारणवश लॉस हो जाता है वो कैपिटल लॉस कहलाता है। ठीक है, और इस कैपिटल गेन में जो हम टैक्स देते हैं वो टैक्स ही कहलाता है कैपिटल गेन टैक्स, जिसको CGT से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि हम कोई भी कैपिटल को यदि बेच रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वही कैपिटल गेन है, और जो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो उस पर टैक्स लगेगा, तो जो हमको वो प्रॉफिट इनकम के रूप में हुई तो उस पर जो हम टैक्स देंगे वही कैपिटल गेन टैक्स कहलाएगा। ये अब जानते हैं कि कौन कौन से कैपिटल एसेट्स आते हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं, जिस पे हमें गेन होने पर हमें टैक्स देना होगा। सबसे पहला है लिस्टेड जो शेयर है, जो शेयर मार्केट में जो भी लिस्टेड शेयर है वो हो गए। जो ऐसे शेयर जो लिस्टेड नहीं हैं वो तीसरा हो गया। म्यूचुअल फंड इक्विटी टाइप का भी हो और डेब्ट टाइप का कैसा भी म्यूचुअल फंड हो। रियल एस्टेट, मान लीजिए कोई ज़मीन या घर हम बेचते हैं। गोल्ड, लिस्टेड बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड या कोई अदर कैपिटल हो, तो इस पे यदि हम बेचते हैं तो हमके जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कैपिटल गेन टैक्स में आएगा। आइए अब जानते हैं कि कैपिटल गेन या लॉस कितने प्रकार का होता है। तो कैपिटल गेन दो प्रकार का होगा। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको STCG कहा जाता है, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिससे LTCG कहा जाता है। और यदि लॉस होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। तो कैपिटल गेन दो प्रकार का होता है, एक STCG और दूसरा LTCG। आइए अब जानते हैं कि कैपिटल गेन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देखिए, कोई भी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, ये दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला होता है एसेट टाइप और दूसरा होता है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड ये बताता है कि आपने उस एसेट को ख़रीदा था और उसके बेचा था, उन दोनों के बीच में अंतर कितना है, मतलब उसने कितने टाइम तक आपने उसको होल्ड किया। एग्ज़ाम्पल के लिए यदि मान लीजिए कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसको 1 साल के अंदर मैं ख़रीद के बेच देता हूँ तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, और यदि मैं उसको 1 साल के बाद बेचता हूँ तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। तो मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन से जो एसेट टाइप हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आते हैं। तो सबसे पहला जो लिस्टेड शेयर हैं, यदि हम उसको 1 साल से पहले बेचते हैं तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, लेकिन यदि 1 साल के बाद हम बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। इसी प्रकार अनलिस्टेड शेयर में भी सेम होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी सेम होता है। 1 साल से पहले यदि आप बेचते हैं तो STCG आएगा और 1 साल के बाद LTCG आएगा। आप लिस्ट में देखते जाइएगा। डेब्ट म्यूचुअल फंड में 3 साल से पहले यदि आप उसको बेचते हैं तो वो STCG में आता है, और 3 साल के बाद बेचेंगे तो LTCG में आएगा। और इसी प्रकार रियल एस्टेट में 2 साल से पहले बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, यदि 2 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इसी प्रकार यदि कोई लिस्टेड बॉन्ड है, उसको यदि आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो वो STCG में आएगा, और 1 साल के बाद बेचते हैं तो वो LTCG में आएगा। ऐसे ही जीरो कूपन बॉन्ड है, उसको भी यदि 1 साल से पहले आप बेचेंगे तो STCG और 1 साल के बाद LTCG। तो इसके हिसाब से निर्धारण होता है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ वो LTCG हुआ या STCG हुआ। LTCG और STCG के निर्धारण के बाद आइए अब हम जानते हैं कि LTCG और STCG डिफरेंट एसेट क्लास में कितने % लगते हैं। तो सबसे पहले जो लिस्टेड शेयर हैं उसमें STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक कुछ नहीं लगता है, यदि उसके बाद होता है तो 10% लगता है। वैसे ही लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर में दोनों में है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में STCG 15% है, आप टेबल में देखते जा सकते हैं, और LTCG वही 1 लाख तक वाला है, बेनिफिट मिलता है। यदि डेब्ट म्यूचुअल फंड आप लेते हैं तो आपको जो गेन होगा वो आपके टैक्स का, मतलब आप जो भी इनकम टैक्स स्लैब में आएंगे वो गेन जो होगा वो इनकम टैक्स स्लैब में आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, और जिस भी स्लैब में आते होंगे उसके हिसाब से आप टैक्स देंगे। और यदि
आप 3 साल से ज़्यादा रख लेते हैं तो आपको होगा क्या कि ये LTCG हो जाएगा, तो उसमें एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद आपको टैक्स देना होता है। ऐसे ही रियल इस्टेट में भी इसी प्रकार है, गोल्ड में भी इसी प्रकार है, लिस्टेड बॉन्ड्स में भी इस प्रकार है, टेबल में देखते जाइए। और जीरो बॉन्ड्स हैं उसमें भी इसी प्रकार का है, STCG आपके इनकम में ऐड हो जाता है, और जो LTCG है वो 10% विदाउट इंडेक्सेशन होता है इसमें, और इसमें आप देख सकते हैं गोल्ड में 20% इंडेक्सेशन के बाद होता है। आइए अब हम जानते हैं कि जो हमारा कैपिटल लॉस होता है उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। मान लीजिए हम कोई कैपिटल एसेट सेल कर रहे हैं और हमें लॉस होता है, तो हमें लॉस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रकार का प्रोविज़न लिखा है कि जो हमारा लॉस हुआ है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉस हुआ है उस पर हमको टैक्स नहीं देना है, और वो गेन जो हुआ है उसमें से माइनस भी हो जाएगा। पर अच्छी बात ये है कि ये आपके इनकम में से माइनस नहीं होगा, जो आपका जो इनकम से माइनस नहीं होगा, ये आपको जो प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, उसमें से ही माइनस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई कैपिटल गेन आपको 10,000 का हुआ और उसी साल आपको 6,000 का कैपिटल लॉस हुआ है, तो आपको जो टैक्स देना होगा वो 10,000 माइनस 6,000, मतलब कैपिटल गेन 4,000 का हुआ, तो आपको 4,000 पे ही कैपिटल गेन हुआ है तो उसी पे आपको टैक्स देना होगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपको 6,000 का लॉस हुआ है और 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो 4,000 हो गया, लेकिन मान लीजिए 6,000 का प्रॉफिट हुआ है और 10,000 का लॉस हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपको 4,000 का कैपिटल लॉस हुआ तो मतलब आपको कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब जानते हैं कि कैपिटल लॉस किस प्रकार ऑफसेट होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो कैपिटल लॉस जिस चीज़ में हुआ है वो उसी के साथ माइनस होगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपको जो कैपिटल लॉस हुआ है वो आपके कैपिटल गेन में ही माइनस होगा, आपके इनकम में माइनस नहीं होगा। दूसरी बात, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही माइनस होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में माइनस होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म में माइनस नहीं होगा, वो केवल होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आपका माइनस होगा। तो इस प्रकार जो आपका ऑफसेट होने का रूल है। ये अब हम जानते हैं कि जो कैपिटल लॉस है उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें आप कैपिटल लॉस को क्या करते हैं कि कैपिटल गेन से माइनस नहीं कर पाते हैं। तो इन केस में आप कर क्या सकते हैं कि जो आपका कैपिटल लॉस हुआ है उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी मान लीजिए किसी कारणवश ये ऑफसेट नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी प्रकार आप कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस को टोटल 8 फाइनेंशियल ईयर में आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि आप जो इनकम टैक्स फाइल करेंगे उसमें कैपिटल लॉस को मेंशन करेंगे कि किस ईयर का है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट होगा उसको सेफ रखेंगे तो जब ज़रूरत पड़े तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप शो कर सकते हैं। तो मतलब ध्यान रखने वाली इसमें गोल्डन लाइन ये है कि आप उसमें जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो 8 फाइनेंशियल ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इंडेक्सेशन क्या होता है। देखिए इंडेक्सेशन क्या होता है कि इंडेक्सेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, परचेजिंग प्राइस को इन्फ्लेशन की तुलना में बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में ख़रीदी 2010-11 में, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को आपने 2017-18 में आपने 25 लाख रुपए में बेच दिया। यदि आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैपिटल गेन 15 लाख रुपए का हुआ, ठीक है, 25 माइनस 15 10 कर दिया तो 15 लाख को आपको कैपिटल गेन हुआ। तो आपको जो टैक्स देना होगा वो 15 लाख का होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता क्या है कि आपको एक CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन एक इंडेक्स बना के दिया है, जिसके हिसाब से जो आपने 10 लाख रुपए में जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो इंडेक्सेशन के बाद उसका आज का वैल्यू 18 लाख रुपए हो जाएगा। मान लीजिए एक जो वैल्यू आती है CII के टेबल में से, मैं आपको टेबल आगे दिखाऊंगा, तो उस टेबल में से जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करके
कैलकुलेट किया जाता है और मान लीजिए वो 10 लाख रुपए का जो वैल्यू है वो 18 लाख रुपए हो गया। मतलब अब आपका जो परचेजिंग प्राइस 10 लाख रुपए था वो 10 लाख नहीं होके 18 लाख हो जाएगा। तो 25 माइनस आप 18 करेंगे तो आपको कैपिटल गेन जो होगा वो 7 लाख रुपए का हुआ और उसमें आप LTCG के हिसाब से 7 लाख पे टैक्स देंगे, न कि 15 लाख पे। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि इंडेक्स प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, इंडेक्स प्राइस के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला होता है परचेस प्राइस और दूसरा होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिस साल आपने उस चीज़ को परचेस किया था और जिसको CII कहते हैं, और CII जिस साल आपने बेचा है उसका CII आपको चाहिए होता है। इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि परचेस प्राइस इनटू जब आपने बेचा था उसका इंडेक्स अपॉन जिस साल ख़रीदा था उसका इंडेक्स। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में यदि मैं आपको समझाऊं तो जैसे पिछले एग्जांपल में बताया था, कोई प्रॉपर्टी है जिस पे 10 लाख में मैंने ख़रीदा था 2010-11 में और 17-18 में उसको 25 लाख रुपए में बेच दिया। तो हमारे पास 3 डाटा आ गया। 10 लाख रुपए परचेज प्राइस होगा और CII 2010-11 का मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा, उसमें से मैंने मान लीजिए नोट कर लिया 167 और जिस साल बेचा 2017-18 में बेचा है तो उसका जो डाटा आया 272। तो मेरा जो कैलकुलेशन आएगा 10 लाख इंटू 272/167, तो मेरा जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 16,28,743। तो इस समय मेरा जो इंडेक्स्ड परचेज प्राइस हुआ वो 16,28,743 रुपये हुआ। तो 25 लाख रुपए में से ही मेरा 16 लाख रुपए माइनस होगा, 10 लाख रुपए नहीं माइनस होगा। और जो वैल्यू एक्स्ट्रा बचेगी उस पर मेरे को कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जिस भी रूप में मान लीजिए LTCG बन रहा है तो LTCG में देना होगा। आइए जानते हैं कि जो हम लोग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII जिसको बोल रहे हैं वो क्या होता है। CII का मतलब होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो हर फाइनेंशियल ईयर में एक इंडेक्स डिक्लेयर करती है और इस इंडेक्स के ही हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से इस इंडेक्स का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में दिखाऊँगा कि 2 टाइप के इंडेक्स हमारे पास हैं। जो टेबल आपके सामने दिख रहा है उसमें बेस ईयर 1981 है। जो CII का टेबल है उसमें बेस ईयर 1981 है और ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है। ये 2001 तक जो कैलकुलेशन है वो इस टेबल के हिसाब से ही होता है और इसके जो आगे का कैलकुलेशन है वो बाद में 2017-18 में जो बजट आया था 1 अप्रैल 2017 में, इसको अपडेट करके एक नया बेस ईयर के हिसाब से 2001 के हिसाब से एक नया टेबल बनाया गया है। उसको भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, जो नेक्स्ट टेबल है उसमें बेस ईयर 2001 है। तो 1 अप्रैल 2017 को जब न्यू बजट आया था तो इसमें एक नया इंडेक्स दिया गया CII टेबल बेस, जिसका रखा गया 2001 में। तो 2001 के बाद का जो भी कैलकुलेशन है वो इस टेबल के हिसाब से किया जाता है और इसमें हर फाइनेंशियल ईयर में एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है। उसके हिसाब से जो आपका पिछला परचेजिंग प्राइस होता है उसके हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है। तो ये दोनों टेबल का यूज किया जाता है इंडेक्सेशन के लिए। आइए अब हम समझते हैं कि टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। यदि मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है जो कि 60 साल से कम का है और जिसका मान लीजिए टैक्सेबल इनकम 2 लाख रुपए है और वो क्योंकि एग्जेम्प्ट में आ रहा है 2.5 लाख तक इनकम टैक्स 2.5 लाख तक जीरो होता है, तो मान लीजिए उसको किसी एसेट को बेचने के बाद 75,000 रुपये का उसको कैपिटल गेन हो रहा है। तो जो उसका जो आपको 75,000 का जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर 15% का उसको टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जो 50,000 का जो उसका अमाउंट बचा हुआ है 2 लाख रुपए क्योंकि उसकी इनकम है तो 2.5 लाख तक फ्री है, तो जो 75,000 में से 50,000 वो माइनस हो जाएगा। तो जो बचा हुआ 25,000 है उस पर 15% का टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार से कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशन होता है। आपके स्लैब के हिसाब से यदि स्पेस बचा है तो वो अमाउंट पहले माइनस होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।